हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक करवाने वाला हूं, जिसका नाम है न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो केंद्रक की अगर हम खोज की बात करते हैं तो केंद्रक की खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। और केंद्रक का जो अध्ययन होता है वो केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी कहलाता है। तो हम बात करेंगे आज इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक की अगर हम खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और अगर हम इसकी बात करते हैं स्टडी के बारे में, तो अगर इसकी जो स्टडी होती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, तो ये क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। तो इसका क्या होता है? केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। केंद्रक का अध्ययन। फिर हम बात करते हैं ये क्या है? केंद्रक जो ये कोशिका का कोशिकांग है, तो इसके अंदर जो झिल्ली होती है वो झिल्ली द्विझिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और डबल मेम्ब्रेन युक्त संरचना होती है। डबल मेम्ब्रेन युक्त संरचना के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक का जो एक वैज्ञानिक था हैमरलिंग, तो हैमरलिंग ने क्या किया था? एक एसिटाबुलेरिया नामक एक एल्गी थी, यूनिसेलुलर एल्गी, तो उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो ये केंद्रक है, ये केंद्रक क्या है? कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? उपापचय जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। और आनुवांशिक जो सूचनाएं होती है, जो जेनेटिक जो होती है, जितनी भी सूचनाएं होती है उसको क्या करता है? ये संग्रहण करके रखता है या फिर उसके अंदर निहित रहती हैं। तो ये द्विझिल्ली युक्त संरचना है। क्या है? केंद्रक के अंदर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, द्विझिल्ली युक्त संरचना। द्विझिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। और इसका जो एक वैज्ञानिक था हैमरलिंग ने क्या किया था? शैवाल पर प्रयोग करके, एसिटाबुलेरियम नामक एक शैवाल थी, उसके ऊपर किसने प्रयोग किया था? हैमरलिंग ने। एसिटाबुलेरियम एक कोशिकीय शैवाल थी। एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल पर प्रयोग करके क्या किया उन्होंने? प्रयोग कर बताया कि कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? जो कोशिका का केंद्रक है वो कंट्रोलिंग सेंटर है। केंद्रक सेल का क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर, जो इसका क्या करता है? सारा का सारा कंट्रोल करता है। क्योंकि ये क्या करता है? इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जितनी भी कोशिकीय जो उपापचय होता है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर है। फिर हम बात करते हैं इसकी जो केंद्रक के अंदर जो हमारे जो जीव है, जीवों के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कौन सी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होते हैं? कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसके अंदर केंद्रक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है जहाँ पे केंद्रक क्या होता है?
एक से ज्यादा संख्या केंद्र पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, या फिर 2 से ज्यादा जो होते हैं वो बहुकेंद्र की या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था होती है। तो सामान्यतः केंद्रक जो एक कोशिका के अंदर कितने होते हैं, एक होता है, लेकिन कई कोशिका ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, ये एक से ज्यादा हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो केंद्रक जो होता है वो मैमल्स होता है। तो मैमल्स की जो आरबीसी होती है, मैमल्स की आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। और जो पादप है, पादपों के अंदर क्या होती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, और तो उन चालनी नलिकाओं के अंदर भी क्या है, केंद्रक अनुपस्थित। तो मैमल्स की आरबीसी व पादपों के अंदर क्या होती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, जैसे हम शिव ट्यूब भी कहते हैं, चालनी नलिका। शिव ट्यूब में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित। इसके अंदर तो क्या है, केंद्रक ये एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो केंद्रक क्या होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्या है, जो एक पैरामीशियम जीव होता है, तो पैरामीशियम के अंदर क्या होते हैं, सामान्यतः एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम की सेल्स में 2 केंद्रक उपस्थित हो। दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। फिर हम बात करते हैं बहुकेंद्रकीय अवस्था। तो बहुकेंद्रकीय जो अवस्था होती है, वो बहुकेंद्रकीय अवस्था सामान्यतः जो मानव की जो कंकाल पेशियां होती है उसके अंदर पाई जाती है, और दूसरे जो पौधों के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, जैसे नारियल पानी, तो नारियल पानी दोनों के अंदर क्या होती है, बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो बहुकेंद्रकीय अवस्था है वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कोइनोसाइट प्रकार की, और दूसरी होती है वो सिंसेटियम साइट प्रकार की होती है। तो हम अभी दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड केंद्रक या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था जो होती है, बहुकेंद्रकीय अवस्था, बहुकेंद्रकीय अवस्था। तो बहुकेंद्रकीय अवस्था ये कितने प्रकार की है, ये होती है सामान्यतः 2 प्रकार की। एक तो हमारा प्रकार है यहाँ पे कोइनोसाइट अवस्था, दूसरी होती है सिंसिटियम अवस्था। कोइनोसाइट अवस्था और दूसरी सिंसिटियम अवस्था। कोइनोसाइटिक अवस्था और दूसरा है सिंसिटियम अवस्था। तो जो कोइनोसाइट अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका होती है। क्या होती है, एक कोशिका। तो एक कोशिका के अंदर सामान्यतः क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। किसका, केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन। और ये केंद्रक विभाजन के द्वारा क्या होती है, एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा क्या होती है, जो केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। तो इस कारण ये क्या हो जाता है, बहुकेंद्रकीय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था हो जाती है। तो इसका जो हम उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जो पादपों के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष जो नारियल पानी के अंदर, उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये अवस्था पाई जाती है। तो अगर हम इसके उदाहरण की या फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पादपों के अंदर, पादपों के भ्रूणपोष में, पादपों के भ्रूणपोष में
जैसे तो नारियल पानी होता है, नारियल पानी के अंदर जो एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर केंद्र का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और विभाजन के द्वारा एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं सिनसिटियम अवस्था के बारे में। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 या 3 कोशिकाएं होती है, 2 या 3 कोशिकाएं क्या करते हैं, आपस में इनका कोशिका द्रव्य संलयन होता है। इनके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है तीनों कोशिकाओं का, वो आपस में मिल जाता है और वो मिलके क्या करते हैं, सिनसिटियम अवस्था का निर्माण करते हैं। और उसके अंदर ये सब मिलके इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का संलयन हो गया, साइटोप्लाज्मिक संलयन, या फिर इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोल सकते हैं, जो साथ में मिलकर क्या बना दी, एक कोशिका, और उस कोशिका के अंदर क्या हो गई, ये केंद्रक उपस्थित हो गए। तो ये कैसी अवस्था हो गई, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था हो गई उसके जैसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनसिटियम अवस्था कहते हैं। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मानव की जो कंकाल पेशियां है, मनुष्य की जो मसल्स है, तो कंकाल पेशियां है उसके अंदर ऐसी अवस्था पाई जाती है। तो मानव की कंकाल पेशियों में मानव की कंकाल पेशियों के अंदर पाई जाती है। तो हमने अभी बात की छो कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो मैमल्स की आरबीसी होती है और सीव ट्यूब होते हैं, उस दोनों के अंदर एब्सेंट होता है। दूसरा एक पैरामीशियम जीव है, उसके अंदर एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था भी पाई जाती है, जैसे मानव की जो कंकाल पेशियां है। दूसरा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड का एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस के अंदर भी क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था पाई जाती है एस्केरिस के अंदर। फिर हम बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था की, तो वो कोइनोसाइट अवस्था और सिनसिटियम अवस्था दोनों प्रकार का होता है। तो जिसके अंदर जो केंद्रक के अंदर अगर विभाजन, एक केंद्रक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर अगर बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोइनोसाइट। अगर 2 या 3 कोशिकाएं हैं, वो सब मिलके अगर एक कोशिका बना देते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मिल जाता है और उसके केंद्रक भी उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसके केंद्रक एक कोशिका के अंदर उपस्थित होने के कारण क्या बोलते हैं हम उसको, सिनसिटियम अवस्था कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो इसके ऊपर प्रयोग किसने किया था, हेमरलिंग ने। हेमरलिंग ने इसको क्या बोला था, कंट्रोलिंग सेंटर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो इसकी जो द्विझिल्ली युक्त जो मेम्ब्रेन जो होती है, जो उस मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, सामान्यतः छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उस छिद्रों को क्या कहते हैं, तो उन छिद्रों को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक कोशिका की संरचना है और इस कोशिका के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये इसकी क्या है, झिल्ली है। तो इस झिल्ली के अंदर सामान्यतः छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं, और पोरों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसके आसपास की जो ये इन झिल्ली को आवृत रखने वाली जो झिल्ली होती है, तो वो क्या होता है, एन्युलस होता है। तो एन्युलस इसको क्या करते हैं, आवृत रखते हैं। और एन्युलस के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उस अगर प्रोटीन की बात करें तो वो प्रोटीन होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। इस कारण ये क्या करते हैं, यहाँ से आरएनए और प्रोटीन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। प्रोटीन और जो न्यूक्लियोप्लाज्म की सहायता से जो इससे न्यूक्लियर पोर से क्या करते हैं, प्रोटीन और आरएनए जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से आर पार आ जा सकते हैं, या फिर दोनों का स्थानांतरण हो सकता है। और इसके आसपास ये यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर, ये बाहरी झिल्ली है और ये क्या है, आंतरिक झिल्ली। तो न्यूक्लियर पोर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक झिल्ली पर कई सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर को आवृत कौन करता है, एन्युलस आवृत करते हैं।
केंद्रक झिल्ली पर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियर पोर। केंद्रक झिल्ली पर न्यूक्लियर पोर, और न्यूक्लियर पोर को आवृत कौन कर रहा है, एन्युलस। न्यूक्लियर पोर को एन्युलस आवृत करता है। तो ये एन्युलस आवृत करता है, तो एन्युलस के पास में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन पाई जाती है, किसके पास में, एन्युलिन के पास में। और इस न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का अगर हम कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा आरएनए और प्रोटीन का क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर जो होता है ये इस प्रोटीन के द्वारा आरएनए व प्रोटीन स्थानांतरित होते हैं, कहाँ से, न्यूक्लियर पोर से स्थानांतरित होते हैं। न्यूक्लियर पोर से स्थानांतरित होते हैं, वो कहाँ से, केंद्रिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य केंद्र आ जा सकते हैं, तो स्थानांतरित होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के भीतर के अंदर केंद्रिका है, केंद्रक है, केंद्रक के भीतर के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हम बात करते हैं तो जो उसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन के क्या होते हैं, रेशे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, केंद्रक। तो अब हम बात करते हैं केंद्रक की केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो उपस्थित होती है केंद्रक के अंदर। पहले तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उपस्थित क्या है, एक तो है न्यूक्लियोलस और दूसरा क्या उपस्थित है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के रेशे उपस्थित होते हैं। तो फिर हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की अगर हम खोज की बात करते हैं, न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस की अगर हम खोज की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी खोज की थी फॉन्टेना नाम के वैज्ञानिक ने। और इसका अगर नामकरण है तो वो नामकरण किसने दिया था, बॉमेन नाम के वैज्ञानिक ने। बॉमेन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया। फिर ये क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसके अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस कारण ये जो केंद्रक द्रव्य होता है उसके साथ में ये सतत रहती है। और इस जो केंद्रिका का जो मुख्य कार्य है, तो वो केंद्रिका का मुख्य कार्य होता है आरएनए का संश्लेषण करना। और आरएनए क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। आरएनए का संश्लेषण करना। और इस कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। और सक्रिय रूप से जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन संश्लेषण होता है, वैसी कोशिकाओं के अंदर जो ये केंद्रिका होती है वो क्या होती है, उसकी संख्या अधिक होती है। और केंद्रिका जो होती है वो क्रोमेटिन या फिर जो गुणसूत्र होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके जो विशिष्ट स्थल होते हैं, जो एक साइट होती है जहाँ पे ये चिपके रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी कहते हैं, एनओआर भी कहते हैं। और जहाँ पे क्या होता है,
आरएनए का संश्लेषण होता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्या है, रेशेनुमा संरचना होती है। क्रोमेटिन मिलकर क्या बनाते हैं, संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताने वाला हूं। तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन के बारे में अगर हम बेसिक सी बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक क्षारीय रंजक होता है एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन डाई से क्या करते हैं, अभिरंजित करने पे ये दिखाई देते हैं। सामान्यतः ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। एक विशिष्ट प्रकार की क्षारीय डाई होती है एसिटोकार्मिन, उससे अभिरंजित करने पर ये दिखाई देते हैं। और इसका जो रासायनिक रूप है, तो ये रासायनिक रूप से इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन और इसके अंदर गैर हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन। और इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। और क्रोमेटिन जो होते हैं वो विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे जो होते हैं वो संघनित होकर किसके निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही बताया है मैंने आपको। तो इसके बाद में जो क्रोमोसोम है उसके बारे में मैं आपको एक अलग से दूसरा वीडियो बना के बताने वाला हूं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स है या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर्स जो नीट की तैयारी कर रहा है या फिर क्लास 11th के या 12th के अंदर जो साइंस